नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि हम गणित शिक्षण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इस वीडियो से पहले हमने 175 क्वेश्चन कर लिए हैं और यदि आपने उन क्वेश्चनों को अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आप उनका लिंक देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और प्रश्न संख्या 176 से लेके 200 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 176 अपने मोबाइल की स्क्रीन को कर लीजिए हॉरिजॉन्टल और क्वेश्चनों को बना के देखिए। प्रश्न संख्या 176 गणित सभ्यता का दर्पण है। इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है? ए सांस्कृतिक मूल्य, बी सामाजिक मूल्य, सी अनुशासन संबंधी मूल्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक मूल्य। देखिए इस तरह से याद रख सकते हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति, इस तरह से याद रख सकते हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, ये मूल्य है सांस्कृतिक मूल्य। आगे जान लेते हैं प्रश्न संख्या 177 गणित मापन परिमाण तथा दिशा का डैश डैश है। यानी इस खाली जगह पे क्या आएगा? समाज, समूह, विज्ञान या फिर प्रयोग। गणित मापन परिमाण तथा दिशा का क्या है? विज्ञान है। तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान, सी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 178 गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। ए अमूर्त होना, बी असांकेतिक होगा और सी आक्रामक होना और डी है रसहीन होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा अमूर्त होना। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण कौन सा है? अमूर्त होना। प्रश्न संख्या 179 गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? ए अभ्यास रूप में, बी तर्क संगत रूप में, सी समस्याओं के रूप में और डी है आधुनिक गणित के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा बी तर्क संगत के रूप में। यानी गणित पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है उसका विकास होना चाहिए किस रूप में? तर्क संगत के रूप में होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 180 माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? अब माध्यमिक स्तर के बाद अपन क्या करते हैं? 10th तक पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा आपने 10th तक गणित की कौन कौन सी शाखाएं आपने पढ़ी है। जो आपने पढ़ी है वो अपने आप दिमाग में आ जाएगी कि हमने क्या पढ़ा है, और वो तो हो जाएगी माध्यमिक स्तर तक। और उसके बाद में जो गणित की जो शाखाएं हैं वो आपने नाम भी नहीं सुना होगा अगर मैथ आपने नहीं किया है 10th के बाद। तो देखिए ए अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति ये हमने पढ़ा है। बी ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी पढ़ते हैं क्योंकि 10th में त्रिकोणमिति के चैप्टर लगते हैं। उसके बाद है सी अवकलन, समाकलन, बीजगणित और डी है अंकगणित, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं? माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड में सॉरी, इसमें दोनों में सिलेबस में इस बार रीट लेवल फर्स्ट में आंकड़ों का जो प्रबंधन है वो सांख्यिकी से ही रिलेटेड है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? अवकलन, समाकलन और बीजगणित। अवकलन समाकलन हमने माध्यमिक स्तर के बाद ही पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 181 विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ए ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बी बौद्धिक आदतों के विकास में, सी वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या होता है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में भी होता है, बौद्धिक आदतों के विकास में भी होता है और वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में भी होता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 182 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणित की प्रकृति कौन सी है? तो यहाँ तार्किक नहीं है। एक क्वेश्चन था कि गणित की प्रकृति है वो होती है तार्किक, वो फिक्स क्वेश्चन है। अब लेकिन इसमें क्या है? ए वैज्ञानिक, बी दार्शनिक, सी भौतिक या डी आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है, और भौतिक भी नहीं होगा। अब रह गए दो आंसर अपने पास, वैज्ञानिक और दार्शनिक। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, वैज्ञानिक। ठीक है, अब देख क्योंकि वैज्ञानिक का मतलब है यहाँ पे क्रमबद्धता होती है। गणित की प्रकृति में क्रमबद्धता, सुव्यवस्थित तरीके से नियम होते हैं।
अब देखिएगा प्रश्न संख्या 183। गणितीय सिद्धांतों का निर्माण होता है ए विश्लेषण से, बी संश्लेषण से, सी कल्पना से या डी चिंतन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा संश्लेषण से। गणितीय सिद्धांत का निर्माण होता है संश्लेषण से, एनालिसिस करके। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 184। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन है नियम, सिद्धांत, सूत्र या ज्ञानेंद्रियां। तो इसका क्या होगा? अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानेंद्रियां। तो इसका सही आंसर ज्ञानेंद्रियां ही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 185। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। ये रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं उनकी सीमा कहाँ तक है। ए अनुमान लगाना, बी निर्माण में कठिनाई या सी जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना और डी है उपरोक्त सभी। तो आप देखिए आपका क्या आंसर मिल रहा है इसका। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो प्रकार की सीमा होती है वो अनुमान लगाना भी होते हैं, निर्माण में कठिनाई भी आती है और जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना ये भी इसकी सीमा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 186। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है तो यह परीक्षण निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है। ये भी रीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ए वस्तुनिष्ठता, बी वैधता, सी विश्वसनीयता या डी साध्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा देखिएगा 186 में ए व सी दोनों होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठता भी होगा और विश्वसनीयता भी होगा। तो ये क्वेश्चन इसमें बोनस नंबर मिला था, जिसका ए है वो भी सही है और जिसका सी है वो भी सही। अगर किसी ने बी और डी किया था उसका नंबर नहीं मिला। तो यहाँ ध्यान रखना, गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है अगर परीक्षकों से कॉपी जांच करवाता है। तो ये जो परीक्षण होगा वो कौन सा होगा? वस्तुनिष्ठता होगा और विश्वसनीयता दोनों होंगे। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 187। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? ए व्यापकता का अभाव, बी विश्वसनीयता का अभाव और सी अभिव्यक्ति का अभाव और डी है वैधता का अभाव। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैधता का अभाव इसका प्रमुख दोष है। ये इसका सही आंसर होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? वैधता का अभाव। व्यापकता का अभाव नहीं होता, ना विश्वसनीयता का अभाव होता है और ना ही अभिव्यक्ति का अभाव होता है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 188। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न है विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं। विश्वसनीय तो क्यों नहीं है? प्रत्येक बालक सही उत्तर देगा तो विश्वसनीय तो होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी वस्तुनिष्ठ नहीं है, वैध नहीं है, विभेदकारी नहीं है। वस्तुनिष्ठ नहीं है ये भी नहीं आंसर होगा। वैध नहीं है, वैध है तभी तो सभी बच्चों के आंसर द्वारा जो दिया है वो सही है। विभेदकारी नहीं है यानी इसमें विभेद नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया तो इसमें विभेद नहीं कर सकते, यानी विभेदकारी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 189। एक ही परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका को विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाने पर वह उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आयोजित परीक्षा में जिस गुण की कमी है वह क्या है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता या डी है विभेदता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुनिष्ठता। ध्यान से देखिएगा फिर से, एक ही परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका को विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाने पर उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करने, भिन्न भिन्न अंक प्रदान करने परीक्षकों के द्वारा। ऐसी स्थिति में आयोजित परीक्षा में जिस गुण की कमी है वह कौन सी है? वस्तुनिष्ठता। भिन्न भिन्न अंक प्रदान करने में क्या आएगा? वस्तुनिष्ठता। और समान अंक प्रदान करने में क्या होगा? विश्वसनीयता। तो इसका आंसर क्या होगा? भिन्न भिन्न अंक प्रदान करे तो वस्तुनिष्ठता। आगे प्रश्न संख्या 190 देखते हैं क्या है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। ए पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, बी छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए और डी है शिक्षण कार्य में सुधार के लिए और डी है उपरोक्त सभी। ये सी होगा, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए और डी होगा उपरोक्त सभी। तो अब देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा
उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन जो आवश्यक है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी जरूरी है, छात्रों के उपलब्धि स्तर को जानने के लिए भी जरूरी है और शिक्षण कार्य में सुधार लाने के लिए भी जरूरी है। तो इसका आंसर होगा ये सभी मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 191। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नाम विधि किससे संबंधित है? जो सांख्यिकी है स्टैटिक्स, उसमें प्रसारण का जो विश्लेषण है वो नाम विधि किससे संबंधित है? ये वैज्ञानिकों के नाम है। ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त और सी है R.A. फिशर और डी है श्रीधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा R.A. फिशर। इसको याद रखेंगे, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण R.A. फिशर, इसको याद रखेंगे, प्रसारण का विश्लेषण R.A. फिशर। आगे है प्रश्न संख्या 192। पाई बराबर 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया? और ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसका प्रतिपादन किसने किया? ए आर्यभट्ट प्रथम, बी रामानुजन, सी श्रीधर या इनमें से कोई नहीं। ये 9th की बुक में भी है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जो पाई का ये जो मान है वो प्रतिपादन किसने किया? ये किया था आर्यभट्ट प्रथम ने। ए इसका सही आंसर है। आगे है प्रश्न संख्या 193 और उससे पहले सभी विद्यार्थियों से करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनती कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पिछली बार भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, बच्चों ने बहुत मेरा साथ दिया और अगर किसी विद्यार्थी ने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे अपने मित्रों को भी बताएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 193। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ए शिक्षक का व्यवहार उचित हो, बी व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सी सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा शिक्षक का व्यवहार जो है वो उचित हो। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक का व्यवहार जो है वो उचित होना जरूरी है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 194। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है तो ये जो उपरोक्त कथन है वो क्या दर्शाता है? ए शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, बच्चों की चतुराई को, सी शिक्षण की विशेषता को या डी वातावरण की शुद्ध वायु को। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर से इस कथन को आप रीड कीजिए। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो, तो उपरोक्त कथन क्या दर्शाता है? ए शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, बी बच्चों की चतुराई को, सी शिक्षण की विशेषता को और डी है वातावरण की शुद्ध वायु को। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। ये डिपेंड करता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। आगे प्रश्न संख्या 195। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? ए पाठ्य पुस्तक की, शिक्षण की, सी विद्यालय की और डी है अभिभावकों की। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षण की इसका सही आंसर होगा। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग जब वो न किया जाना जो एक समस्या है वो है शिक्षण की। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 196। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ए शिक्षण विधि द्वारा, बी प्रेरणा द्वारा, सी अभिरुचि द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेरणा द्वारा। तो परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए कलेक्ट किए हैं और आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद भी आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा। तो देखिएगा और क्वेश्चनों को याद भी साथ साथ में किया होगा और अगर बार बार देखेंगे इनको तो साथ में याद भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 197। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। ए मेधावी छात्र, बी पिछड़े छात्र, सी सामान्य छात्र या डी ये सभी। तो व्यक्तिगत जो भेदभाव की समस्या है वो क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा ये सभी होंगे। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या जो है तो मेधावी छात्रों के में भी आ जाती है, पिछड़े छात्र भी होते हैं, समस्या छात्र भी होते हैं। ये सारे क्या है? व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। नेक्स्ट है अपनी प्रश्न संख्या 198।
शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए। सुगम बनाने के लिए कौन सा शिक्षक जो है कौन सा गुण जो है वो शिक्षक में नहीं होना चाहिए। ए वार्षिक योजना तैयार न करना, बी अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, सी गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान और डी है पक्षपात रहित व्यवहार। तो आप देखिए इसका क्या आंसर बन रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा वार्षिक योजना तैयार न करना। जो शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए जो है कौन सा गुण जो है वो शिक्षक में नहीं होना चाहिए, वार्षिक योजना तैयार न करना, ये जो है गुण नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 199। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र ए नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके, बी नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए, और सी है गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए, और डी है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सके। तो इसका सही आंसर आपने क्लिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाए, समस्याओं को हल करने के अलावा अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाए, जिससे छात्र गणना संबंधी कौशल जब वो क्या हो जाए, निपुण हो जाए। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 200 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। ए शिक्षक की, बी छात्र, और सी अभिभावक, और लास्ट है डी प्रधानाचार्य। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शिक्षक। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करता है, वो करता है शिक्षक की दक्षता पर। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ भी आए होंगे और आपने साथ साथ में याद भी किया होगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से 225 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ फिर से कह रहा हूँ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।